हेलो गाइस। इस स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस क्लास में आपको भारतीय काव्य शास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन दिया है कि अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे। इसमें बताना है कि अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन थे। दंडी, भामह, उद्भट या फिर राजशेखर। तो आंसर हो जाएगा भामह। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन थे फ्रेंड्स? आंसर क्या हो जाएगा? भामह। काव्य शास्त्री अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भामह हैं। आचार्य भामह ने अपने ग्रंथ, भामह का ग्रंथ कौन सा है? काव्य अलंकार में अलंकार के मूल में निहित वक्रतावादी दृष्टि का प्रबल समर्थन करते हुए अलंकार की परिभाषा दी है। किसने? भामह ने कहा था कि वाचाम वक्रात् शब्दोक्ति अलंकाराय कल्पते। ये किसने परिभाषा दी है? वाचाम वक्रात् शब्दोक्ति अलंकाराय कल्पते। ये किसने कहा? भामह ने। किस ग्रंथ में? काव्य अलंकार में। ये आपको मेन पॉइंट नोट कर लेना है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए। आचार्य दंडी ने, दंडी की जो रचना थी काव्यादर्श, ये किसकी है? दंडी की। तो दंडी ने काव्यादर्श नामक ग्रंथ में अलंकारों का व्यवस्थित वर्णन किया है। दंडी ने अपने काव्यादर्श नामक ग्रंथ में क्या किया? अलंकारों का व्यवस्थित वर्णन किया। उद्भट ने अलंकार विषय पर अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की। ये जो अलंकार सार संग्रह है, ये किसका ग्रंथ है? उद्भट का। तो फ्रेंड्स, इसमें कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं तो आपको ये नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बताना है। भामह ने, दंडी ने, आनंदवर्धन ने या फिर कुंतक ने। आंसर हो जाएगा आनंदवर्धन ने। ध्वनि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया फ्रेंड्स? आनंदवर्धन ने। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य आनंदवर्धन ने किया अपने ध्वन्यालोक। ये जो ध्वन्यालोक ग्रंथ है, इस ग्रंथ में आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत का अत्यंत सूक्ष्म और सांगोपांग वर्णन करते हुए इसे वाक्य के सार्वभौम सिद्धांत के रूप में इन्होंने स्थापित किया। ध्वनि के विरुद्ध संभाव्य आपत्तियों का निराकरण करते हुए आनंदवर्धन ने काव्य के गुण, रीति तथा अलंकार सिद्धांतों का ध्वनि में इन्होंने समाहार किया। अगला क्वेश्चन है कि ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो नोट करते चलिए, याद भी आपको रखना है टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए। ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? अलंकार से, रस से, नाट्य से या फिर ध्वनि से? तो ये ध्वनि तत्व से संबंधित क्या है? एक ग्रंथ है। आनंदवर्धन द्वारा रचित, किसके द्वारा? जो ध्वन्यालोक है, ये किसके द्वारा रचा गया? आनंदवर्धन द्वारा रचित ग्रंथ ध्वन्यालोक ध्वनि से संबंधित है। आनंदवर्धन ने अपने ध्वन्यालोक ग्रंथ में ध्वनि को काव्य का विशिष्ट तत्व बताया। आनंदवर्धन ने अपने ध्वन्यालोक ग्रंथ में ध्वनि को काव्य का विशिष्ट तत्व बताया। रस सिद्धांत की सर्वप्रथम व्याख्या आचार्य भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र नामक रचना में किया था। रस सिद्धांत की व्याख्या किसने की? भरतमुनि ने। किस ग्रंथ में? नाट्यशास्त्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताना है इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है। भट्टलोल्लट उत्पत्तिवाद, सांकोक अनुमितिवाद, आचार्य मम्मट भुक्तिवाद या अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आचार्य मम्मट भुक्तिवाद गलत है ये। जबकि भट्टलोल्लट उत्पत्तिवाद, सांकोक अनुमितिवाद, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद, ये तीनों सही है। आचार्य मम्मट का भुक्तिवाद ये क्या है? ये गलत दिया गया है।
आचार्य भरत मुनि के प्रसिद्ध रस सूत्र के संबंध में भुक्तिवाद या भोगवाद के मत के प्रतिपादक मम्मट नहीं है, बल्कि कौन है? भट्टनायक है। भुक्तिवाद या भोगवाद की कौन है? भट्टनायक। और उसमें क्या दिया? मम्मट नहीं। भट्टलोल्लट ने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, आचार्य भट्ट शंकुक ने अनुमितिवाद और आनंद अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद के मत का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन है कि सुंदर है बिहग सुंदर, सुंदर है बिहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। इसमें कौन सा काव्य दोष है? काव्य दोष बताना है कि सुंदर है बिहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। इसमें कौन सा काव्य दोष है? अधिक पदत्व, अप्रतितत्व, दुष्कृमत्व या फिर क्लिष्टत्व। आंसर हो जाएगा अधिक पदत्व का दोष है इसमें। सुंदर है बिहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। इस पंक्ति में अधिक पदत्व दोष है। जहाँ काव्य अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाए, जहाँ काव्य में क्या किया जाए? अनावश्यक, जिन शब्दों का जो शब्द आवश्यक ना हो और उनका भी प्रयोग किया जाए, वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। ऐसे अनावश्यक शब्दों को हटा देने से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है, घटता नहीं है। प्रश्न में प्रस्तुत की गई उपर्युक्त पंक्ति जैसे सुंदरतम शब्द का अर्थ सबसे सुंदर होता है, अतः सुंदरतम के पूर्व आया सबसे शब्द का प्रयोग अनावश्यक है। मतलब अगर ये सबसे शब्द ना लगाते तो भी उचित वह होता, लेकिन जो सबसे शब्द लगा दिया ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए ये क्या है? अधिक पदत्व काव्य दोष है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र की प्रणेता कौन है? बताना है नाट्य शास्त्र की प्रणेता। भट्टलोल्लट, भरत मुनि, भट्टनायक या फिर अभिनव गुप्त। आंसर हो जाएगा भरत मुनि। नाट्य शास्त्र की प्रणेता कौन है? भरत मुनि। अगला क्वेश्चन है कि विवाह अनुभाव विभानुभाव व्यभिचारी भाव व्यभिचारी संयोग निष्पत्ति। विभाव नुभाव व्यभिचारी भाव रस संयोगा निष्पत्ति। इसको किसने प्रतिपादित किया? बताना है। दंडी ने, भरत मुनि, वामन या फिर अभिनव गुप्त। आंसर हो जाएगा भरत मुनि ने। रस संप्रदाय के मूल प्रवर्तक तथा नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में ये निम्नलिखित रस सूत्र दिया। कौन सा? कि विभाव अनुभाव। जैसे विभावा लिखा है तो यहाँ पे होगा विभाव और वा में आ ध्वनि निकालेंगी तो अनुभाव। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादृश्य रस निष्पत्ति, अर्थात विवाह अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये किसने कहा था? भरत मुनि ने। अगला क्वेश्चन है कि कुवलयानंद के रचयिता कौन है? कुवलयानंद के रचयिता पूछा गया है इसमें। बताना है। भामे, दंडी, पंडित राज जगन्नाथ या फिर अप्पे दीक्षित। तो आंसर बताना है कुवलयानंद के रचयिता। आंसर हो जाएगा अप्पे दीक्षित। कुवलयानंद तथा चित्रमीमांसा ये दोनों ग्रंथ के रचयिता अप्पे दीक्षित हैं। कौन कौन से? कुवलयानंद और चित्रमीमांसा। इसके रचयिता कौन है? अप्पे दीक्षित। आचार्य भामे द्वारा रचित ग्रंथ काव्य अलंकार तथा आचार्य दंडी का ग्रंथ कौन सा? काव्यादर्श। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर की रचना की थी। पंडित राज जगन्नाथ ने किसकी रचना की? रस गंगाधर की। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने कितने? आचार्य मम्मट ने काव्य गुण कितने माने हैं? 10, 3, 15 या फिर 8। आंसर हो जाएगा 3। मम्मट ने काव्य गुण कितने माने? 3 माने। आचार्य मम्मट, आचार्य भामे
आचार्य आनंदवर्धन, हेमचंद, पंडित राज जगन्नाथ आदि इन सभी आचार्यों ने काव्य के 3 गुण माने। किसने बताना है? मम्मट, भामे, आनंदवर्धन, हेमचंद और पंडित राज जगन्नाथ। अगर इनके अनुसार पूछा जाए कि काव्य गुण कितने हैं, इन्होंने कितने काव्य गुणों की संख्या मानी है, तो 3। भरतमुनि और दंडी, ये 2 लेखक हैं, रचनाकार। कौन कौन से? भरतमुनि और दंडी। इन्होंने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है और वामन ने काव्य गुणों की संख्या 20 मानी है। भरतमुनि और दंडी ने काव्य गुणों की संख्या 10 और वामन ने 20। अगला क्वेश्चन है कि न कांतम अपि निर्भूषम विभाति बंता मुखम। यह अभिमत किसका है? ये परिभाषा किसकी है कि न कांतम अपि निर्भूषम विभाति बंता मुखम? ये किसने कहा? आचार्य रुद्रट का है, पीयूष वर्षी जयदेव का, भामे का या फिर आचार्य मम्मट का? आंसर हो जाएगा आचार्य भामे। किसने परिभाषा दी है? ये आचार्य भामे ने। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामे का मत है कि न कांतमपि निर्भूषम विभाति बंता मुखम, अर्थात अलंकार विहीन कविता उसी प्रकार शोभायमान नहीं होती जिस प्रकार किसी कामनी का मुख आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता। अन्य अलंकारवादी आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य के शोभाकारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। हिंदी कवि आचार्य केशवदास ने लिखा कि भूषण बिन न विराजई कविता बनता मित। ये किसने कहा था? केशवदास ने। केशवदास की परिभाषा क्या थी? कि भूषण बिन न विराजई कविता बनता मित। अगला क्वेश्चन है कि शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है क्या कहलाती है? बताना है कि शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है। लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति या फिर अविद्या? आंसर हो जाएगा अविद्या। जिस शब्द शक्ति से वाच्यार्थ प्रकट होता है वह अविद्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अविद्या। शब्द को सुनने अथवा पढ़ने के पश्चात पाठक अथवा श्रोता को शब्द का जो लोक प्रसिद्ध अर्थ तत्क्षण ज्ञात होता है वह अर्थ शब्द की जिस सीमा द्वारा मालूम होता है उसे अविद्या शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सही युग्म चिन्हित कीजिए। सही युग्म चिन्हित करना है। वैदर्भी, माधुर, गौड़ी, माधुर, पांचाली, ओज या फिर गौड़ी प्रसाद। तो इसमें सही बताना है कौन सा है? वैदर्भी माधुर गुण से संबंधित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उपर्युक्त रीतियों में जो वैदर्भी रीति है इसका मूल आधार माधुर गुण होता है। इसके साथ इसमें सुकुमार वर्ण योजना भी होती है। ये भी आपको नोट करना है कि इसमें क्या होता है? सुकुमार वर्ण योजना होती है। जबकि गौड़ी रीति में ओज एवं गौड़ी रीति में माधुर की जगह क्या होता है? ओज एवं कांति गुण संपन्न होती है। इसमें माधुर गुण का पूरी तरह अभाव होता है। किसमें? गौड़ी में माधुर का अभाव होता है और इसमें क्या होता है? ओज गुण होता है। पांचाली रीति, जो पांचाली रीति है ये माधुर एवं सुकुमार गुणों से संपन्न छोटे समासों वाली रचना पांचाली रीति कहलाती है। इसमें माधुर की ओज की जगह क्या होता है? माधुर। पांचाली रीति में इसकी भाषा भावगर्भित एवं प्रसाद गुण युक्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि निरख सखी ये खंजन आए फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। निरख सखी ये खंजन आए फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। तो इसमें बताना है कौन सा गुण है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताना है आपको। ओज गुण, माधुर गुण, प्रसाद गुण या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा माधुर गुण।
उपरोक्त पद में माधुर रस है, इसमें कौन सा? माधुर रस या माधुर गुण है, क्योंकि ये जो पंक्तियां हैं इसमें मधुर वर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया। मधुर वर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया। अपने कोमल कांत स्वरूप के कारण उपरोक्त पद वियोग विदरित उर्मिला के मन की व्यथा को सांगोपांग ढंग से निरूपित करता है। उसको व्यक्त करने के लिए मैथिली शरण गुप्त ने सुकुमार कोमल वर्णों का इसमें क्या किया? प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है कि काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है कौन सा गुण कहलाता है? बताना है कि काव्य का वह गुण कौन सा है जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, वह कौन सा गुण कहलाता है? ओज गुण, माधुर गुण, प्रसाद गुण या इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा ओज गुण। वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है वह ओज गुण कहलाता है। जो ओज गुण है इसमें टा, ठा, डा, पा, फा आदि इन कठोर वर्णों का प्रयोग किया जाता है। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट कर लेना है कि ओज गुण में क्या होता है? टा, ठा, डा, पा, फा इन कठोर वर्णों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तरु रिपु रिपुधर देख के बृहनीति अकुलाय, इसमें कौन सा काव्य दोष है? बताना है। तरु रिपु रिपुधर देख के बृहनीति अकुलाय, इसमें कौन सा काव्य दोष है? च्युत संस्कृति, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व या फिर क्लिष्टत्व? बताना है। आंसर डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्लिष्टत्व। उपर्युक्त पंक्ति में क्लिष्टत्व दोष है इसमें, जिसका अर्थ क्या होता है? कठिनाई से होता है। इसका अर्थ क्या होता है? कठिनाई से होता है। अर्थात काव्य में चमत्कार पूर्ण ढंग से अर्थ प्रकट करने के लिए जिस दृष्टिकूट पद शैली को अपनाया जाता है वहां पर क्लिष्ट तत्व दोष होता है। यहाँ पर तरु रिपु रिपुधर देख के बृहनीति अकुलाय, इसका अर्थ है कि वृक्ष की शोभा, अग्नि, अग्नि का शत्रु जल और उस जल को धारण करने वाले बादल को देखकर गृहिणी स्त्री व्याकुल हो जाती है, जो सामान्य बोध की परे है। अतः यहाँ पर क्या है? क्लिष्ट तत्व काव्य दोष है। अगला क्वेश्चन है कि दंडी के काव्य शास्त्री ग्रंथ का नाम क्या है? बताना है। दंडी के काव्य शास्त्री ग्रंथ का नाम प्रतिदर्श, काव्यशास्त्र, काव्यदर्श या फिर भाषादर्श? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। दंडी के काव्यशास्त्री ग्रंथ का नाम क्या है? काव्यदर्श। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिख करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा।